हेलो दोस्तों, मैं मोहन मीणा बायोलॉजी लेक्चरर है। अपन लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कोशिका की। कोशिका के अंदर अपन प्रोक्यूरिटिक यूकोरियोटिक कोशिका पढ़ रहे थे। प्रोक्यूरिटिक यूकोरियोटिक बाद में अपने जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज इम्पोर्टेंट कोशिका, महत्वपूर्ण कोशिका, जिनमें जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं। अपन सबसे पहले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, इसे पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अब ये कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो है ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। तो इसको एक तो नया नाम, एक तो नाम इसका कोशिका का पावर हाउस, कोशिका पावर हाउस या कोशिका का पावर हाउस। फिर इसे सूत्रकणिका कहते हैं। सूत्रकणिका क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर धागे के समान दिखाई देता है। ठीक है। और इसको एक नया नाम और दिया जाता है, सलीपर कोशिकांग। क्या कहा जाता है इसको? सलीपर कोशिकांग। सलीपर कोशिकांग मतलब किस कोशिकांग को सलीपर कोशिकांग कहा जाता है? तो वो आप क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आपके सलीपर कोशिकांग के अंदर आएगा। क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें आएगा? सलीपर कोशिकांग के अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। ठीक है। तो देखो, इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सलीपर कोशिकांग कहते हैं। क्यों कहते हैं सलीपर कोशिकांग? क्योंकि चप्पल के समान या खुले जूते के समान दिखाई देता है। सबसे पहले पर माइटोकॉन्ड्रिया में लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास। माइटोकॉन्ड्रिया का इतिहास। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? कोलिकर ने। तो अपन अब कहेंगे इसको ये जो वैज्ञानिक है, कोलिकर, फ्लेमिंग अल्टमान, मेविस और सिबेंडा। तो पहला आता है कोलिकर। इसने क्या किया? सर्वप्रथम देखा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? कोलिकर ने। फ्लेमिंग ने क्या कहा? इसे फाइला कहा। क्या कहा इसको? फाइला कहा। फ्लेमिंग ने क्या कहा? फाइला कहा। अल्टमान ने क्या कहा इसको? बायोप्लास्ट। अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट कहा। और इससे फ्लेमिंग एवं अल्टमान ने इसकी खोज का श्रेय जाता है। खोज का श्रेय फ्लेमिंग और अल्टमान को जाता है। इसमें दोनों में से बात आए तो अल्टमान को ज्यादा जाता है। मेविस ने सर्वप्रथम पादप कोशिका में देखा। मेविस ने से पादप कोशिका में देखा। और सिपेंडा ने से माइटोकॉन्ड्रिया नाम या शब्द दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम या शब्द दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम या इसे शब्द दिया किसने? सिपेंडा ने। ठीक है। तो ये वैज्ञानिक इसमें मेन कोलिकर ने सर्वप्रथम देखा, फ्लेमिंग ने पहला कहा, अल्टमान ने बायोप्लास्ट कहा। फ्लेमिंग और अल्टमान को खोज का श्रेय जाता है। दोनों में से बात है तो अल्टमान को जाता है। और म्यूस ने पादप कोशिका में देखा और सिपेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया, नाम दिया। ये तो थे इससे संबंधित वैज्ञानिक डिस्कवरी से संबंधित इतिहास इसके। अब आती है इसकी संरचना। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना ये क्या है? देखो, अपन ने लास्ट जो वीडियो था, एक बार अपन ने उसमें जो पढ़े थे, उसमें जो है झिल्ली के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी कोशिकाओं में था? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकाओं में। तो संरचना तो कौन सी होती है? दोहरी झिल्ली। कैसी होती है इसकी? दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली की संरचना होती है इसकी दोहरी झिल्ली वाला दोहरी झिल्ली वाला कोशिका।
कोशिकांग। फिर इसकी संरचना के दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग। मेन इसके दो भाग होते हैं संरचना में। एक तो होता है इसमें क्रिस्टी, एक तो क्या होता है? क्रिस्टी। एक तो होता है क्रिस्टी और दूसरा होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, क्रिस्टी और मैट्रिक्स। देखो दोस्तों, तो ये क्रिस्टी और मैट्रिक्स है, तो इसे अपन स्लीपर प्राणी स्लीपर कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो चप्पल के समान दिखाई देता है। तो देखो इसकी देखें तो ये कैसा होता है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है ये। देखो ये ऐसे इसकी संरचना ऐसे है। खुले जूते के समान संरचना बनाता है। तो ये इसकी दो झिल्ली होती है ना। ये तो हो गई इसकी बाहरी झिल्ली, ये तो हो गई ये तो कौन सी होगी? इसकी बाहरी झिल्ली, बाह्य झिल्ली। और ये इसकी दूसरी हो गई आंतरिक झिल्ली। और इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्पेस पाया जाता है उसे बोलते हैं पैरामाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पैरामाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, स्तर। पैरामाइटोकॉन्ड्रियल स्तर इसे कहते हैं, दोनों के मध्य में। अब ये हो गया इसमें। अब इसमें इसकी संरचना के दो, पहला आता है क्रिस्टी। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः झिल्ली होती है वो कुंडलित होकर के अंगुली के समान उभार बनाती है। इन अंगुली के समान उभारों को कहते हैं क्रिस्टी। क्या नाम दिया जाता है इनको? क्रिस्टी। अंगुली के समान उभार बनते हैं, इनको नाम देते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी नाम दिया जाता है। अब इस क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं? इस पर, इस क्रिस्टी के ऊपर तंतु के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं ऑक्सीसोम। इन रचनाओं को बोलते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम या एफन कण। तो देखो ये जो एफन कण है, इस एफन कण के अंदर इसके जो संरचना देखें तो इसमें निम्न प्रकार की संरचना पाई जाती है। ऐसे ये संरचना से तीन भाग होते हैं। इसका पहला तो हो गया आधारी भाग, दूसरा हो गया इसमें वृंत, और तीसरा हो गया इसमें सिर। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सीसोम का। और इसमें जो आधार से शीर्ष की ओर जो श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसमें क्रिया संपन्न होती है ईटीएस।
ईटीएस की क्रिया संपन्न होती है। ईटीएस क्रिया संपन्न होती है आधार से शीर्ष की ओर ईटीएस। ठीक है, तो यहाँ जो क्रिस्टी के अंदर है, जो ऑक्सीसोम है, यहाँ कौन सी क्रिया संपन्न होती है इसके अंदर? ईटीएस, ईटीएस या ईटीएस कहेंगे, या इसको एक नया नाम देते हैं ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण, ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण, ईटीएस या ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण। ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रिस्टी पर, और क्रिस्टी में पाए जाने वाले F1 कण पर ईटीएस के रूप में। अब देखो इसका जो दूसरा भाग है, इसका जो दूसरा भाग है वह आपके इसमें आएगा आपके मैट्रिक्स। तो देखो इसमें मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, दूसरा भाग, तो इसमें जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में देखो कैसे, इसमें एक तो ये जो कुंडलित डीएनए, ये तो आपके आ गया, कुंडलित डीएनए, फिर आपके आ गया इसमें 70S राइबोसोम, फिर इसमें आपके आ गया या इसमें देखो पहले लेते हैं बिखरा हुआ आरएनए, और अब आते हैं भिन्न भिन्न प्रोटीन है। ये इसका दूसरा भाग होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या आधारी भाग, आधारी पदार्थ। यहाँ इसके अंदर कौन सी क्रिया संपन्न होती है? क्रेब्स चक्कर, या कौन सी क्रिया संपन्न होती है? क्रेब्स चक्कर। क्रेब्स चक्र क्रिया इसमें संपन्न होती है। यहाँ तो देखो ईटीएस, और यहाँ कौन सी क्रिया संपन्न होती है? क्रेब्स चक्कर। इसमें जो मेन है ईटीएस, क्रिस्टी पर तो ईटीएस संपन्न होती है या ऑक्सीफॉस्फोरिलीकरण, और इसमें होती है आपके क्रेब्स चक्कर। ये इंपॉर्टेंट है क्रेब्स चक्कर। तो देखो दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कितने भागों में बांटा अपन ने? 2 भागों में बांटा, क्रिस्टी और मैट्रिक्स। क्रिस्टी और मैट्रिक्स। इसके अंदर देखो क्रिस्टी के अंदर, जो क्रिस्टी के अंदर ईटीएस की क्रिया संपन्न होती है और मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होती है। तो देखो अब इसमें बात करें, अपन इसकी संरचना की बात करें, तो पहला भाग क्रिस्टी, क्रिस्टी पर ईटीएस की क्रिया। तो F1 कण, जो अंगुली क्रिस्टी क्या होती है? अंगुली के समान संरचना, इस पर F1 कण पाए जाते हैं। F1 कण के 3 भाग होते हैं, आधारी भाग, वृंत और सिर। ये इस पे ईटीएस की क्रिया आधार से शीर्ष की ओर संपन्न होती है, क्योंकि श्वसन के जो अनुकूल एंजाइम होते हैं वो श्वसनीय एंजाइम आधार से शीर्ष की ओर पाए जाते हैं। अब दूसरा भाग कौन सा है इसका? मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्रिस्टी को छोड़कर, जो भी क्रिस्टी को छोड़कर जो भी इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स या आधारित पदार्थ कहलाता है। जैसे क्या आ गया? कुंडलित डीएनए आ गया,
17 राइबोसोम आ गया, बिखरा हुआ आरएनए आ गया, विभिन्न प्रकार की प्रोटीनें आ गई। तो क्रेब चक्र के लिए विभिन्न प्रकार की प्रोटीनों की एंजाइमों की आवश्यकता होती है जो इसमें पाए जाते हैं। अब देखो, अब इसमें ये तो ये आ गया। अब इसमें जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि अब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें, अपन किसकी बात करें, इसकी संख्या की बात करें। तो देखो इसकी जो संख्या की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या की बात करें अपन, तो इसकी संख्या सामान्यतः कोशिका के अंदर 50 से कितनी होती है इसकी संख्या, सामान्यतः इसकी संख्या जो होती है 50 से लाखों में, 50 से लाखों में होती है। लेकिन एक स्पेशल बात इसमें नोट है, क्या, देखो नोट क्या है, जो है माइक्रोस्टेरियाज, माइक्रोस्टेरियाज सेवाल के अंदर ये होती है संख्या 1। कितनी होती है इसकी, 1 होती है संख्या इसकी। कितनी होती है, 50 से लाखों में होती है। लेकिन माइक्रोस्टेरियाज सेवाल में इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो आपकी ये क्या है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी संख्या होगी 50 से लाखों में। माइक्रोस्टेरियाज सेवाल में कितनी होती संख्या, 1 होती है। इस प्रकार ये क्या है, इसका संख्या भी आ गई इसमें लगभग संख्या होती, जो मैकेनिज्म जिन कोशिकाएं या अंगों में मैकेनिज्म होती है वहाँ इनकी संख्या ज्यादा होती है। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उपापचय की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। सामान्यतः जंतु कोशिका में भी इनकी संख्या माइटोकॉन्ड्रिया की ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ये जो अगर माइक्रोस्टेरियाज सेवाल, इसमें इनकी संख्या केवल 1 ही होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। माइक्रोस्टेरियाज जो सेवाल है, माइक्रोस्टेरियाज जो सेवाल है, ऐसी कौन सी रचना या कोशिका है जिनमें इनकी संख्या 1 ही देखने को मिलती है, माइक्रोस्टेरियाज सेवाल में। अब देखो कि कोशिका में 1 ही इनको देखने की मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये तो बात आ गई इसकी संरचना की। अब आता है इससे कार्य से संबंधित बातें, इसके कार्य। तो देखो इसमें अपन माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य की बात करें तो देखो मैं इधर ले रहा हूं इसके जो कार्य की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये तो इसकी संरचना हो गई। इसको सूत्रकणिका कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। अब आता है इसका कार्य। एक बार आप इसे चित्र जो है नोट आउट कर लो, देख लो। तो देखो दोस्तों, अब इसका कार्य की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात। अब इसकी बात आती है इसके कार्य की, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। तो जो कार्य इसका जो मेन कार्य है इसका, इसे जो है ऊर्जा संग्रह कोशिकांग कहते हैं, या इसको कार्य में इसको कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, ये कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस का कार्य करता है, कोशिका पावर हाउस का कार्य। तो इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में। किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है। ये जो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा संचित होती है, ये 2 भागों में टूटती है, एक तो एडीपी और एक अकार्बनिक फास्फेट। एक तो एडीपी प्लस अकार्बनिक फास्फेट में ये टूटती है। अब ये जो अकार्बनिक फास्फेट में टूटती है, तो यहाँ जो ऊर्जा मुक्त होती है वो मुक्त ऊर्जा उपापचय क्रियाओं के काम में आती है। यहाँ जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका मान है 7.3 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी।
देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छा कार्य, इसका पहला कार्य क्या, कोशिका का पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस, इसमें क्या होती है, ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब ये जो है एटीपी टूटती है तो एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट में टूटती है, अकार्बनिक फास्फेट में टूटती है, तो इस ऊर्जा का मान कितना आता है, इसका 7.3 किलो कैलोरी होता है। इस प्रकार अब ये इसका कार्य हो गया। दूसरा ये जो इसका ये कार्य थी हो गया कोशिका पावर हाउस। दूसरा कार्य क्या हो गया, ये दूसरा कार्य इसमें हो गया आपके ईटीएस। इसके अंदर ईटीएस, ईटीएस क्रिया संपन्न, ईटीएस क्रिया संपन्न, संपन्न। देखो दोस्तों, अगर इसमें अपन बात करें इसकी जो क्रिस्टी पर ये जो F1 कण होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, इसमें कौन सी क्रिया संपन्न होती है, ईटीएस। देखो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के बाद में श्वसन का जो द्वितीय चरण चलता है, क्रेब चक्कर या जो है इनमें जो कई उत्पाद बनते हैं, जैसे ईटीएस भी संपन्न होता है क्रेब चक्र में। इसमें NADH2 बनती है, FADH2 बनती है, क्रेब चक्र और ईटीएस, ये जो क्रेब चक्र में इनमें ग्लाइकोलाइसिस में वो जो NADH2 और FADH2 वो ईटीएस में जाकर के एटीपी अणुओं का निर्माण करते हैं। तो जो एटीपी जो ईटीएस की क्रिया संपन्न होती है, इस क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, एटीपी निर्माण। किसका निर्माण होता है, एटीपी निर्माण होता है। किसके द्वारा, जो इसमें NADH2 और एवं FADH2। देखो ये जो है FADH2 और NADH2 ये क्रेब चक्र में बनता है, और इसमें NADH2 ये ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। तो ये चाहे ग्लाइकोलाइसिस में बने या क्रेब चक्र में बने, ये जो ईटीएस में जाकर के और इनसे क्या बनती है, एटीपी कैसे क्या बनती है, जब ईटीएस पढ़ते हैं तब इसका पता चलता है। तो दूसरा कार्य क्या हो गया, इसमें ईटीएस की क्रिया संपन्न। अब देखो इसमें एक कार्य हो गया इसका, दूसरा हो गया। तीसरा कार्य क्या है इसका, तीसरा कार्य क्या हो गया इसमें, इसे ये तो हो गया इसमें तीसरा कार्य क्रेब चक्कर। क्या हो गया, क्रेब चक्कर, ये भी इसमें मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ईटीएस हो गया, क्रेब चक्कर हो गया। और चौथा कार्य इसका क्या हो गया, इसे चौथा कार्य की बात करें इसमें, तो इसे चौथा कार्य इसे स्वप्रति कोशिकांग कहते हैं। स्वप्रति कोशिकांग, स्वप्रति कोशिकांग, स्वप्रति कोशिकांग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, स्वप्रति कोशिकांग, ऑटोनोमस ऑर्गन, ऑटोनोमस ऑर्गन, ऑटोनोमस ऑर्गन, ऑर्गन स्वपूर्ति कोशिका, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, तो अपने समान ये पुत्री माइटोकॉन्ड्रिया तैयार कर लेता है। ये इसका कार्य हो गया। अब इसका ये कार्य क्या है, इसमें जो इसका ये कार्य है, पांचवा जो पॉइंट है इसमें, प्रकाश शोषण की क्रिया संपन्न। प्रकाश शोषण, देखो प्रकाश शोषण में, प्रकाश शोषण की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल होता है। तो इसमें और भी कोशिका जैसे हरितलवक है, हरितलवक है, और ये इसका भी रोल होता है हरितलवक का। अन्य कोशिकांग इसमें, अन्य कोशिकाएं इसमें परागशोषण का भी रोल होता है। तो इसमें जो प्रकाश शोषण में किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। प्रकाश शोषण के लिए उत्तरदायी, प्रकाश शोषण के लिए, प्रकाश शोषण के लिए उत्तरदायी, के लिए उत्तरदायी। तो देखो दोस्तों, अब इसकी बात करें अपन माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों में क्या है, कार्य देखो इसमें पॉइंटों में अपन ने बढ़ाए। पहला तो इसे कोशिका पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी रूप में ऊर्जा संग्रह होती है। फिर इसमें ईटीएस की क्रिया संपन्न होती है, क्रेब चक्र की क्रिया संपन्न होती है, जो स्वप्रति कोशिकांग का कार्य करता है, अपने समान डीएनए खुद बनाता है, प्रकाश शोषण के लिए उत्तरदायी होता है। ये प्रकाश शोषण की क्रिया जो है वैसे हानिकारक क्रिया है, इसको प्रकाश शोषण को अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये जो है हरितलवक और इसमें जो परागशोषण के साथ में मिलकर ये क्रिया होती है। फिलहाल ये इसके कार्य हो गए आपके
और उसका एटीएस का क्रेब्स चक्र के रूप में, स्व प्रतिकोशिकाएं के रूप में और प्रकाश संश्लेषण के रूप में ये कार्य होंगे। अब देखो, अब इसके क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके क्वेश्चन अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इसके क्वेश्चन कहाँ बनते हैं? देखो, इसके क्वेश्चन एक तो बनता है वैज्ञानिकों पर, एक बनता है इसकी संरचना पर और एक बनता है इनके कार्यों पर भी बनता है। तो जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लो ज्यादातर किताबों में, ये जो छोटी किताबों में ये सी बेंडा आता है, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा? तो बच्चे ऑप्शन में लिखते हैं आपके सी बेंडा, जबकि गलत है। इसका आएगा क्या? कोलिकर आता है। खोज का श्रेय जो है सी बेंडा को बताते हैं, जबकि वास्तव में किसको है? अल्टमान को जाता है खोज का श्रेय। तो देखो इससे संबंधित क्वेश्चन, तो देखो अपने क्वेश्चन बनाते हैं इससे, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित क्या बनाते हैं? अपने क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कार्य हो गए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? तो इसमें ऑप्शन आपके है, ए है अल्टमान, ब है फ्लेमिंग, सी है जो बी है फ्लेमिंग और सी है बेंडा या सी बेंडा और डी है आपके कोलिकर। देखो दोस्तों, अब यहाँ ये जो पहले आप मतलब हमें गाइडों में कैसे भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़े और फिर ऑप्शन को पढ़े। अब इसमें क्या कह रहा है? सर्वप्रथम किसने देखा? तो इसमें बच्चे ज्यादातर क्या है? सी बेंडा करते हैं, क्योंकि किताबों में सी बेंडा के बारे में। लेकिन ये क्या आएगा इसमें? उत्तर क्या आएगा इसका उत्तर आएगा आपके कोलिकर। क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? कोलिकर ने देखा। ठीक है, कोलिकर ने देखा। तो एक क्वेश्चन बना आपके, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? अल्टमान ने, फ्लेमिंग ने, सी बेंडा ने या कोलिकर ने? तो आपका उत्तर हो गया कोलिकर। अब देखो वैज्ञानिकों पर क्वेश्चन आता है इसमें। अब जैसे मान लो इससे आता है, इसे फाइला किसने कहा? तो फाइला तो किसने कहा? फ्लेमिंग ने। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें आपकी ये है कि ये जो अल्टमान वाला आता है इसमें, दोनों पे कंफ्यूज करता है इसे। जो है ये क्वेश्चन है इसमें, इसे जो बायोप्लास्ट किसने, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा? दूसरा क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। या पहले अपन एक बार वो देख लेते हैं, जो है फाइला। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया या कहा, फाइला नाम दिया या कहा। तो ऑप्शन में वही है, कौन कौन से ले लेते हैं अपन? अल्टमान, बी फ्लेमिंग, सी बेंडा और डी कोलिकर।
देखो दोस्तों, अब यहाँ जो बात आती है फाइला नाम किसने दिया, तो ये जो फाइला नाम दिया था किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। फाइला नाम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस में बनते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आता है इसमें एक ही चीज, इसी पर अपना ऑप्शन चेंज कर देते हैं, ये क्वेश्चन को चेंज करते हैं अपन। माइटोकॉन्ड्रिया को, क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट नाम दिया। तो देखो ऑप्शन वही है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया, अल्टमान, फ्लेमिंग, सीबेंडा और कोलिकर। तो आपके यहाँ जो उत्तर आएगा वो आएगा अल्टमान। क्या आएगा, अल्टमान। बायोप्लास्ट किसने नाम दिया, अल्टमान। अब ये आ गया। अब देखो इसमें, अब एक जो है माइट्रो क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय, माइटोकॉन्ड्रिया की, क्वेश्चन नंबर 4 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया जाता है। अगर इसमें देखो ध्यान से सुनो, अगर ये वैज्ञानिक अलग अलग है, चौथा क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय दिया जाता है, अगर ये वैज्ञानिक अलग अलग है, अल्टमान, फ्लेमिंग, सीबेंडा और कोलिकर, तब तो आएगा ये क्या आएगा, अल्टमान। तब तो क्या आएगा, अल्टमान। तब तो आएगा ये अल्टमान। ठीक है, अल्टमान आएगा, ये अल्टमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्टमान। लेकिन यही ऑप्शन चेंज कर दें, ऑप्शन को पढ़ें, अगर वैज्ञानिक अलग है तब तो आएगा अल्टमान। लेकिन यही 5 क्वेश्चन इसको ऐसे बढ़ा दें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है अल्टमान, फ्लेमिंग। अब इसमें ये आ जाता है, डी के अंदर है ए एंड बी दोनों को, दोनों। अब यहां आता है, अगर ये आ जाता है ऑप्शन, आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है, तो इसमें ए और बी दोनों आएगा, ए और बी दोनों आएगा। इसमें क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करता है ये। ठीक है, दोनों को श्रेय दिया जाता है, लेकिन ज्यादा श्रेय अल्टमान को दिया जाता है। तो आपके क्वेश्चन आ गया 5। अब देखो, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6।